C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 22nd पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखना होता है इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 9 तक। और अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ i एंड j के नाम से। इन्हें मैं नेस्टेड लूप के अंदर यूज करूंगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करते हैं। i की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, i लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 9 रोज थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप लगाएंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे, j प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि कौन सी पोजीशन पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं और कौन सी पोजीशन पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम वापस आए अपने टेबल की तरफ, पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे i एंड j की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो के लिए, और यहाँ पे j की वैल्यू भी क्या है, 1। तो यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। ओके हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे j की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं करवाना। j की वैल्यू 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, 5 के लिए भी प्रिंट नहीं कराना। और अगर हम आए सेकंड रो के अंदर, जब i की वैल्यू होगी 2, तो j की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। 1 के लिए भी कराना है, 2 के लिए भी कराना है, 3, 4 एंड 5 के लिए प्रिंट नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होगा, देखना होगा कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम वापस आए टेबल की तरफ, तो i की वैल्यू अगर 1 है तो इसके लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। j की जस्ट एक ही वैल्यू है 1, जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 2 के लिए भी नहीं कराना चाहते, 3, 4 एंड 5 के लिए भी प्रिंट नहीं करवाना चाहते। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की जस्ट एक ही वैल्यू है 1, जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर i की वैल्यू 2 है तो आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1 भी है एंड 2 भी है। ओके हो गया। 3, 4 एंड 5 के लिए हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यूज क्या है, 1 एंड 2। इसी तरह अगर i की वैल्यू 3 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यूज कौन सी हैं, 1, 2 एंड 3। एंड इसी तरह i की वैल्यू 4 के लिए क्या है, 1, 2, 3 एंड 4।
5 के लिए क्या है 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह अगर हमारे पास i की वैल्यू 6 है तो j की कौन सी वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर i की वैल्यू 6 है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या हैं 1 2 3 एंड 4। और अगर i की वैल्यू 7 है तो j की कौन सी वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3, 8 के लिए 1 एंड 2 एंड 9 के लिए 1। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को एक स्मार्ट वे में लिखना होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है स्टेप 2 के अंदर तो j की कौन सी वैल्यूज हैं, जस्ट 1 ही है। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूँ डायरेक्ट 4 को, i की वैल्यू अगर 4 है तो j की कौन सी वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4। यानी कि अगर i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू 4 तो है, उससे लेस भी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर i की वैल्यू 4 है स्टेप 3 के अंदर तो j की वैल्यू क्या होगी, लेस आर इक्वल टू 4 होगी। और अगर i की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 तो है, उससे लेस भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे j लेस आर इक्वल टू 5। इसी तरह 3 के लिए j लेस आर इक्वल टू 3, 2 के लिए j लेस आर इक्वल टू 2 एंड 1 के लिए हम यहाँ पे जस्ट 1 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे j लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ही i की वैल्यू 6 होती है तो ये वाली सीक्वेंस टूट जाती है। आप देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा था, j लेस आर इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। ओके हो गया। उसके बाद होना चाहिए था j लेस आर इक्वल टू 6, बट यहाँ पे क्या है j लेस आर इक्वल टू 4 है। इसी तरह 7 के लिए होना चाहिए था j लेस आर इक्वल टू 7, बट यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है 1 से लेकर 5 तक वाला तो उसके लिए हम अलहदा यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं 6 से लेकर 9 तक उसके लिए हम यहाँ पे अलहदा लिख देंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू 6 है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, j लेस आर इक्वल टू 4 है। ओके हो गया। इसी तरह 7 के लिए क्या है, j लेस आर इक्वल टू 3, 8 के लिए j लेस आर इक्वल टू 2 एंड 9 के लिए j लेस आर इक्वल टू 1। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में एक फाइनल कंडीशन बनाएंगे जहाँ पे हम इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाना चाहते हैं। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 को जनरलाइज करके यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारी होगी फाइनल कंडीशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या है, लेस आर इक्वल टू 1। अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू है लेस आर इक्वल टू 2, 3 है तो लेस आर इक्वल टू 3, 4 के लिए लेस आर इक्वल टू 4 एंड 5 के लिए लेस आर इक्वल टू 5। सो हम क्या करेंगे, i एंड j का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि j लेस आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आ रहा है j लेस आर इक्वल टू, बट राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये इसे सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j लेस आर इक्वल टू 1 है, 2 के लिए j लेस आर इक्वल टू 2 है, 3 के लिए j लेस आर इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा यहाँ पे राइट साइड पे i की वैल्यू ही आ रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि j लेस आर इक्वल टू i। अगर i की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा j लेस आर इक्वल टू 1, अगर 2 होगी तो j लेस आर इक्वल टू 2, 3 होगी तो j लेस आर इक्वल टू 3, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। बट हमारे पास पैटर्न जस्ट यहाँ तक नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद भी है, ये वाला भी है। ओके, तो हमने इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कराना है कि अगर i की वैल्यू 6 होगी तो j लेस आर इक्वल टू 6 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 4 होगा। 7 के लिए 7 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। तो हमने क्या करना है, इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में क्या आ रहा है, j लेस आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे j लेस आर इक्वल
और यहाँ पे राइट साइड पे मैं ऐसा क्या करूँ जो इसे सेटिस्फाई करे। ओके हो गया। तो अगर i की वैल्यू 6 है तो j लेस आर इक्वल टू 4 है। अगर i की वैल्यू 7 है, यानी कि अगर i की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे j की वैल्यू लेस आर इक्वल टू में डिक्रीज हो रही है। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसे ऐड करें 6 एंड 4 को तो ये बन जाएगा 10। ओके हो गया। और 10 में से अगर मैं i को माइनस कर दूं तो बन जाएगा 4। इसी तरह 7 को और 3 को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 10। उसमें से अगर मैं i को माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 में से मैं i को माइनस कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये बन जाएगा 10 माइनस 6 4। और इसी तरह अगर i की वैल्यू 7 होगी तो ये बन जाएगा 3। और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने कंडीशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जो कि थी j लेस आर इक्वल टू i एंड j लेस आर इक्वल टू 10 माइनस i। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 1 लेस आर इक्वल टू 9। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे इनर लूप चलेगा। ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा क्योंकि एक ही रो के अंदर 5 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। और हर कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेकआउट करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये लूप 5 टाइम चल जाएगा तो यहाँ पे लूप ब्रेक होगा और हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज होगी और यहाँ पे हो जाएगी 2, तो सेकेंड रो स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रो के लिए भी ये लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया। और हर बार क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, दोबारा लाइन चेंज हो जाएगी। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।